जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा क्लास। तो इसमें देखिए, आगे हम लोग इससे पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे कि हिंद चीन का इतिहास, हिंद चीन का इतिहास पढ़ चुके थे। पहला टॉपिक जो था अपना लोग का हिंद चीन का इतिहास। एक बार रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। हिंद चीन का इतिहास हम लोग पढ़ चुके थे, तो इसमें यह पढ़े थे कि हिंद चीन का निर्माण कैसे हुआ, हिंद चीन नामक देश का निर्माण कैसे हुआ, इसका स्थिति क्या है। तो ये बता चुके थे कि एशिया महादेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है और यह एक देश है जिसका क्षेत्रफल 2.80 लाख किलोमीटर स्क्वायर होती है। लगभग में इसे 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। यह जो देश है, आपको यह भी बताए थे कि इस देश में जब क्या कहते हैं, चीन एक प्रकार से चीन भी कब्जा करते थे एक साइड से, और एक साइड से भारत भी कब्जा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक देश हो गया इस टाइप से। यहाँ पर जो है ना आपको देश हो गया, एक था वियतनाम, एक लाओस, एक कंबोडिया। ये आपका वियतनाम हो गया, वियतनाम हो गया, ये लाओस हो गया, ये आपका कंबोडिया, एक हो गया कंबोडिया। ये जो है आपको कंबोडिया हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि ये जो है ना वियतनाम को दो, यहाँ पे 2-3 को प्रांत था। एक यहाँ पे कोचीन चीन अवस्थित था, कोचीन चीन अवस्थित था। इसको अन्नाम कहा गया इस क्षेत्र को। ठीक है, उसके बाद ये जो क्षेत्र है इसको मतलब कि तोंकिन कहा गया, तोंकिन। यहाँ तक पढ़ चुके थे और इसमें यह भी पढ़ चुके थे कि इस क्षेत्र में जो है लाओस है, कंबोडिया है, कोचीन चीन नाम है, तोंकिन है, इसको वियतनाम कहा गया। तो इस क्षेत्र में फ्रांस किस प्रकार से आया था? तो फ्रांस जो है पहले आया तो कोचीन चीन के राजा के साथ संधि किया, पहले व्यापारी किया, व्यापारी करने के बाद इसके संधि किया। संधि करने की वजह से इसको तो कंट्रोल में ले लिया कोचीन चीन को। कोचीन चीन को कंट्रोल में लेने के बाद अन्नाम के राजा के साथ संधि किया। यहाँ पे संधि करने के बाद इस क्षेत्र में अपना सेना को उतार के इसको कब्जा कर लिया और ये क्षेत्र को कब्जा किया। उसके जस्ट मतलब कि इसके जब ये अन्नाम को अपना अधिकार में लेता है उसके 1 साल बाद, ठीक 1862 में इसको अपने अधिकार में लेता है। 1863 में कंबोडिया को अपने अधिकार में ले लेता है सेना के बल पे। और 20वीं सदी आते आते 1883 में यहाँ पर जो है ना सेना को उतार देता है। उसके बाद 20वीं सदी आते आते जो है ना पूरा हिंद चीन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो हिंद चीन को कंट्रोल में लेने के बाद अब सोचा कंट्रोल में लिए, ठीक है, तो अब इसका उद्देश्य क्या है, कंट्रोल में लेने का फायदा क्या हो? आपको फायदा तो खोजना है, व्यापारी तो कहीं पर भी कर सकते थे। तो व्यापारी करने की वजह से ये घुसा पूरा हर जगह अपने आदमी को फैला दिया है, व्यापार फैल गया है। यहाँ पे कंपनी कितना खुल गया है फ्रांसे का। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे इन्होंने कब्जा किया, तो यहाँ पे आपको यह भी पढ़ा चुके थे। उसके बाद अगला टॉपिक है जिसका नाम है, मतलब इस चैप्टर का तो नाम सबको पता है ना, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन। तो ये राष्ट्रवादी आंदोलन जो है तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो अब इस तीसरा चैप्टर में पिछला क्लास एक बार रिकैप कर लिए। रिकैप करने के बाद अब अपना लोग का अगला टॉपिक है जो कि जिसका नाम है मतलब कि उपनिवेश, उपनिवेश, उपनिवेश स्थापित, स्थापित करने का उद्देश्य, स्थापित करने का उद्देश्य। ये उपनिवेश स्थापित क्यों किया, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसको जानते हैं अच्छा से। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बने रहिए, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने उपनिवेश स्थापित क्यों करेगा, तो आपको पिछले क्लास में
बताए थे कि यहाँ पे भारत है, मतलब कि ये जो देश है भारत है, भारत देश है, ठीक है। इस टाइप से हम बना रहे हैं भारत का। कभी कभी हो जाता है, कभी तो फास्ट टाइम बन जाता है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ये अपना भारत है, ठीक है, तो भारत लगता नहीं है आज बन पाएगा। अब देखिए, ये भारत है तो भारत में इंग्लैंड पहले से ही आ चुका था, भारत में इंग्लैंड पहले से आ चुका था, और उसके बाद इधर चीन था, तो चीन में भी मतलब डच आ चुका था, तो इंग्लैंड इधर भी कुछ कुछ जाके मिल के कब्जा कर व्यापार करता था, डच इधर भी आ जाता था कभी कभी। ये दोनों जो है ना, इस टाइप से ये दोनों देश में कब्जा मतलब कि व्यापारी करता था। तो इस दोनों देश में इस फ्रांस को रहने के लिए नहीं दिया गया, तो इसीलिए फ्रांस ने एक देश खोजा जिसका नाम था हिंचिन। तो हिंचिन को पहले अपने कंट्रोल में लिया, तो इसमें सबसे ज्यादा मतलब कि डायरेक्ट रूप से खुद से कंट्रोल में लिया तो वो जगह है कोचीन चीन, वो जगह है कोचीन चीन। बाद बाकी इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल कर रहा है सबको, बाद में जितना भी क्षेत्र दिखाई दे रहा है इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल कर रहा है, अर्थात ये जो अपना कोचीन चीन है इसको डायरेक्ट फ्रांस कंट्रोल कर रहा है। बाकी अन्नाम हो गया, वियतनाम हो सॉरी तोकिन हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया, ये चार क्षेत्र पे इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल कर रहे हैं फ्रांस। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब देखिए कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब फ्रांस को भारत और चीन में व्यापार करने के लिए मौका नहीं दिया गया, व्यापार के लिए मौका नहीं दिया गया, तो यहाँ पर फ्रांसीसियों ने सोचा कि हम जो ये देश तो हम खोज लिए थे, ये पहले बता चुके थे कि भारत जो इसको व्यापारी करने का मौका नहीं दिया, तो खोज लिया, अधिकार कर लिया, तो अब सोचा हम इसको उपनिवेश बनाएंगे, कोई पूछेगा क्यों बनाया, तो कारण तो बताना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जवाब देने के लिए इन्होंने बोला कि मेरा कुछ उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से हम यहाँ पे व्यापारी मतलब इसको उपनिवेश बनाकर व्यापारी करेंगे। तो अब बोला मेरा पहला उद्देश्य है हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का, वियतनाम को अपना उपनिवेश बनाने का मेरा पहला उद्देश्य है कि हम जो है ना, हमें इंग्लैंड हमें इंग्लैंड प्लस डच कंपनियों के व्यापारिक कंपटीशन का सामना करना है। ये जो इंग्लैंड और डच है, ये दोनों के कंपनी के जो व्यापारी थे, जिस प्रकार से ये दोनों कंपनी व्यापार करते थे, बोला इसके प्रति व्यापारिक प्रतिस्पर्धा मतलब व्यापारिक कंपटीशन को सामना करना, कंपटीशन का पहला उद्देश्य था दोनों के व्यापारी का सामना करना। और इन्होंने बोला दूसरा पॉइंट बोला कि देखिए दूसरा पॉइंट मेरा यही है कि यहाँ पर मतलब कि है ना, यहाँ पर जैसे हम आके बिजनेस करेंगे, यहाँ से जो है ना हम एक तो भारत में बिजनेस कर पाएंगे, व्यापारी कर लेंगे, प्लस में चीन के साथ भी व्यापारी कर लेंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र केंद्र बिंदु है जहां से हम चीन में व्यापारी कर सकते हैं और भारत में व्यापारी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि हमें वहां पे रहने से रोका गया लेकिन व्यापारी करने से नहीं, जहाँ पे जिसका मन व्यापारी कर सकता है। तो इसीलिए फ्रांस ने दूसरा उद्देश्य यह था। तीसरा उद्देश्य इसका यह था कि अब मान लो हम व्यापारी करेंगे, कोई चीज बनाएंगे, किसी भी चीज का उद्योग निर्माण करेंगे, तो उसमें कच्चे माल का तो आवश्यकता होती है, तो कहाँ से हम फ्रांस से जाएंगे कच्चा माल लाने, पता चलेगा जब तक में आएंगे तब तक में फिर दूसरा आ जाएगा। इससे अच्छा है हम इसको उपनिवेश बना लेंगे, यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करते रहेंगे। ये इसका तीसरा उद्देश्य था कच्चा माल के लिए, कच्चा माल प्राप्त हेतु। और इसका चौथा उद्देश्य था
कि मतलब कि हम जो वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, जो वस्तु का हम निर्माण कर रहे हैं उसे बेचेंगे कहाँ पर? यहाँ पे हमको मार्केट उपलब्ध हो जाएगा। एक मार्केट होगा, जो वस्तु निर्माण किए यहाँ पर हम बेच सकते हैं। बोला ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी आएगा तो उससे टैक्स लेके बेच सकते हैं। तो इसीलिए चौथा उद्देश्य था मार्केट की व्यवस्था के हेतु, मार्केट की व्यवस्था हेतु। उसके बाद इसका पांचवा उद्देश्य था, पांचवा उद्देश्य इसका यही था कि पांचवा उद्देश्य था कि यहाँ पर जो है ना, मतलब कि कुछ ऐसी जगह है इन चीन में जो सोच रहा है, व्यक्ति सोच रहा है कि फ्रांसीसियों ने यहाँ पर व्यापारी, तो पहला देखिए, पांचवा पहला उद्देश्य है कि इंग्लैंड और डच के साथ कंपटीशन करना। दूसरा है भारत और चीन को, ये एक ऐसा स्थान है जहां से हम भारत और चीन दोनों जगह व्यापारी कर सकते हैं। तीसरा उद्देश्य था कच्चा माल की प्राप्ति हेतु। चौथा उद्देश्य था मार्केट उपलब्ध करवाना है। ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। और इनका पांचवा उद्देश्य आपके सामने है कि उद्योग के दौरान जो वस्तु का निर्माण होगा, जो वस्तु बनेगा या वस्तु को बनाने के लिए जो मार्केट उपलब्ध हुआ, तो ठीक है, मार्केट उपलब्ध है, हम यहाँ से बेचने जाएंगे कोई भी वस्तु को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं? तो अब देखा, एक उद्देश्य इसका था कि हम लोग यूरोपीय देश के हैं, हम लोग यूरोपीय महादेश से आते हैं, फ्रांस से। बोला हम लोग जो है यूरोप महादेश से आते हैं। तो बोला यूरोप महादेश वालों का एक ही सोच है, एक ही लक्ष्य है, जहां पर जाए, जहां पे उपनिवेश स्थापना करे, तो वो सब गवार देश है। पूर्वी देश जो है ना, पूर्वी क्षेत्र वाले देश सभी गवार है, तो उसको सभ्य बनाना, वो सब असभ्य है, तो उसे सभ्य बनाने के लिए तो इन लोगों ने बोला इसे, मतलब कि यूरोपीय महादेश के लोग ही सभ्य बना सकता है पूर्वी असभ्य देश को। तो अगला इसका लक्ष्य था कि सभ्य बनाना। क्या लक्ष्य था? सभ्य बनाना। किसे? पूर्वी देशों को। किसे? पूर्वी देशों को सभ्य बनाना था। ये था इसका लक्ष्य। टोटल 5 लक्ष्य हुआ, 5 उद्देश्य था यहाँ इसको उपनिवेश बनाने का। 5 को कारण दिया, हम इस कारण से यहाँ पे उपनिवेश स्थापित कर रहे हैं। तो अब उपनिवेश स्थापित किया, उपनिवेश स्थापित किया। अब सोचा उपनिवेश तो स्थापित किए, इतना कारण दे दिए तो उपनिवेश स्थापित होगा, क्योंकि हर जगह मेरा आदमी फैलल है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट इनको लगा ये वियतनाम के कोचीन नामक क्षेत्र, ये सब क्षेत्र, इसीलिए इस क्षेत्र पे डायरेक्ट रूप से अधिकार करने लगा। इस सब पे इनडायरेक्ट रूप से अधिकार कर रहा था, फ्रांस कंट्रोल कर रहा था। तो उसके बाद हुआ क्या, ये जैसे मतलब कि इसको अपना उपनिवेश बनाया, तो उपनिवेश बनाने के बाद इन्होंने बोला चलो उपनिवेश बना लिए, लेकिन यहाँ पर जो है ना शोषण भी तो करना है ना। कैसे ये सब अपने मन से कच्चा माल दे देगा? कोई अपना मन से कुछ किसी को देता है? नहीं देता है। तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा ये सब कैसे हमको जो चीज का जरूरत है दे देगा। एक तो रहने नहीं देता था, तो किसी प्रकार से मार चोर कर हम यहाँ पे रहे हैं, बसे हैं, तो अब ये सब कैसे देगा? तो इसीलिए सोचा हर लोग को अपने अधिकार में लो, ऐसा रूल लाओ जिससे ये लोग मजबूर होके बोलेगा जो मन है कीजिए। ये फ्रांसीसी का विचार था। तो इसीलिए फ्रांसीसियों ने कहा ठीक है, जैसा सब सोच विचार के, सब पादरी और तो पहुंचा हुआ था, एगो फ्रांसीसी थोड़े था, अधिकतर था, तो सब सोच विचार के बोला अब देखो यहाँ पर पहले क्या करो, कब्जा करो, शोषण करो, शोषण करो, अधिकार करो। उपनिवेश तो स्थापित हो चुका है, लेकिन अधिकार करो। इससे पहले ही क्लास में बता दिए थे उपनिवेश किस प्रकार से स्थापना किया, तो उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था वो अभी बताए हैं। तो इसी प्रकार से अब बोला अधिकार कहाँ से शुरू करे, तो अब इन्होंने देखिए शोषण के लिए इन लोगों ने फ्रांस को, सॉरी वियतनामी शोषण के लिए
शोषण हेतु पहला नंबर में जितना भी मतलब कि व्यापारिक केंद्र था, तो पहले ये बताए थे यहाँ पर अन्नाम में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मलक्का, और कोचिन चीन में भी क्षेत्र था, यहाँ पर भी क्षेत्र था, हर जगह क्षेत्र था। जहां जहां पर व्यापारिक केंद्र था उसको बोला सबसे पहले अपने अधिकार में लो। जहां जहां व्यापारिक केंद्र था वहां पर अपना सेना भेज दिया। जहां जहां व्यापारिक केंद्र था वहां पे जाके ये अपना सेना को भेज दिया। तो कहां पर भेजा? व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक व्यापारिक केंद्र भेजा, व्यापारिक केंद्र। उसके बाद बोला कि बंदरगाह पे जो किनारे में, तो पहले व्यापारिक केंद्र पर भेजा, तब दूसरा नंबर में इन्होंने क्या किया? बंदरगाह। कहाँ भेजा? बंदरगाह पे। बंदरगाह क्या होता है? तो बंदरगाह वह क्षेत्र है, वह स्थान को कहते हैं जो मतलब किसी समुद्र के किनारे का स्थान रहता है, किसी नदी के किनारे स्थान रहता है जहां पे पानी का जहाज आके रुकता है, उसी को बंदरगाह कहेंगे। तो जितना भी बंदरगाह था, सबसे पहले व्यापारिक केंद्र जहां जहां था सब पे अपना अधिकार किया। सब पे अपना अधिकार करने के बाद यहाँ पर जितना भी बंदरगाह नजर आ रहा था सब पे बोला सेना को भेज दो। इतना सेना को भेजने के बाद अगला इन्होंने क्या किया? मतलब कि तीसरा स्थान था इसका कि चलो पहले व्यापारिक केंद्र पे अपना अधिकार कर लिए, बंदरगाह पे अपना अधिकार कर लिए। जब इतना जगह अपना अधिकार कर ही लिए हैं तो उसके बाद अगला आता है कि इसी क्षेत्र के अंदर इलाके चलो, गांव चलो। गांव गया तो अंदर के इलाके गांव में, तो अंदर के इलाके गांव में आंतरिक एरिया में जाके तो अधिकार किया। वहां पे गया, गांव जाने के बाद गांव के सभी मजदूर प्लस किसान पे, किसान को बोला कहा चलो तुम लोग अब फ्रांस के अधिकार में आ चुके हो, चलो जो हम बोलेंगे वो काम करना है। अब तुम लोग मेरे अधिकार में आ चुके हो, मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। ये कब्जा कर रहा है इस टाइप से। तो इन्होंने क्या किया? अब देखिए जैसे मजदूर किसान पे अपना अधिकार करता है तो उसके बाद देखा क्या, सो मतलब कि वियतनाम में के अन्नाम में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कृषि उत्पादन अच्छा होता है। धान की खेती वियतनाम में अच्छा तरीका से होता है, काफी अच्छा उत्पादन होता है। तो इन्होंने मतलब कि 5वां नंबर में कृषि क्षेत्र पर अपना उत्पादन किया, कृषि क्षेत्र पर अपना मतलब अधिकार किया, कृषि क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। उनके बाद अगला आता है कृषि, जो खेत था ना, कृषि उत्पादन हेतु सभी खेतों पर अधिकार किया। और इन्होंने अगला नंबर में देखा कि देखो वहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र है, मतलब कि इसी हिलचिन में कहीं कहीं पर पहाड़ी इलाका, कहीं कहीं पर पहाड़ी इलाका है, वहां पहाड़ों पर रबर की खेती की जाती है, पहाड़ों पर रबर की खेती की जाती है। चलो पहाड़ी इलाका को अपने अधिकार में लो। तो पहाड़ी क्षेत्र जितना भी था सबको ये अपने अधिकार में ले लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर रबर की खेती होती थी। उनके बाद मतलब कि यहाँ पर जो है ना, तोंकिन में एक मतलब नदी है, तोंकिन में इस टाइप से एक नदी है जिसका नाम है मेकांग नदी, जिनका नाम है मेकांग नदी। तो मेकांग नदी जो है, इस नदी के मतलब कि यहाँ पर घाटी अवस्थित है, इस नदी का घाटी अवस्थित है जिसे लाल घाटी के नाम से जाना जाता है, जिसे लाल घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने मैकांग नदी के मैकांग नदी के मैकांग नदी के लाल घाटी मतलब कि घाटी क्षेत्र पर अपना अधिकार किया। उनके बाद 8वां स्थान था, इन्होंने क्या किया कि वो तो हुआ इधर कोचीन चीन में, यही नदी का मतलब जैसे आता था यहाँ पर डेल्टा था, यहाँ पर डेल्टा था।
जैसे ये कोचिन चीन में नदी आया, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो गया था। ये डेल्टा पे अपना अधिकार किया, इसलिए इस क्षेत्रों पे अपना अधिकार किया, मतलब कि मेकांग नदी का ही डेल्टा पर, मेकांग नदी के डेल्टा पर अपना अधिकार करता है, इसलिए यहाँ पर खेती अच्छा होता है। ठीक है, तो अब देखिए इतना क्षेत्रों पे इन्होंने क्या किया, अधिकार किया, बारी बारी से किस प्रकार से शोषण करेगा, ये उनका उद्देश्य था। तो हम एक बार आपको फिर से रिवाइज करवाते हैं फिगर के अनुसार, ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर अभी तक तो ये पता चल गया कि फ्रांस किस प्रकार से, मतलब कि इसका उद्देश्य क्या सब था, उसके बाद कैसे यहाँ पे शोषण करता है, कैसे शोषण करना प्रारंभ करता है। तो इसमें एक बड़ा सा मैप बनाएंगे, उसके अनुसार आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। कहानी की तरह समझना है, कभी भी दिल पे नहीं लेना है कि इतना भारी है, समझ में नहीं आएगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखा कीजिए, अपने समझ में आएगा। ये आपका मैप बना रहे हैं, ठीक है। ये जो है वियतनाम का मैप है, ये वियतनाम का मैप है, हिनचिन का। तो हिनचिन का ये मैप है। तो इसमें देखिए, ये तो शोषण अगर करना प्रारंभ किया तो पहले कहाँ से किया वो बता रहे हैं। फ्रांसीसियों ने पहला नंबर में व्यापारिक केंद्र, क्या है, व्यापारिक केंद्र। तो यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र था मलक्का, यहाँ पर भी व्यापारिक केंद्र था, हर जगह व्यापारिक केंद्र था। ये ब्लैक होल जो बना रहे हैं समझ लीजिएगा, व्यापारिक केंद्र, इसे क्या कहा गया, व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र। इस जगह पे जाके पहले इन्होंने क्या किया, अपना अधिकार किया। व्यापारिक केंद्र पर अधिकार करने के बाद ये तो पानी के बगल में है, तो यहाँ पर बंदरगाह बनेगा, हर जगह बंदरगाह था, यहाँ पर भी बंदरगाह था, यहाँ पर भी बंदरगाह था, यहाँ पर भी बंदरगाह था। तो जहां जहां पर बंदरगाह था, तो सभी बंदरगाह पर अपना अधिकार करता है। बंदरगाह पे अधिकार करने के बाद इस इलाके के अंदर गांव है, कुछ गांव है, जो अंदर कुछ गांव है, हर जगह हर गांव में अपने व्यापारी तो फैलल था ही। तो ये जो दिख रहा है कुछ गांव है, तो गांव पे अधिकार करता है। गांव पे अधिकार करने के बाद इसी गांव में जो है किसान रहते हैं, इसी गांव में किसान रहते हैं, ढेर सारे किसान रहते थे। तो सभी किसानों पे जाके अपना अधिकार कर लेता है। इस टाइप से सभी किसानों पे जैसे अधिकार करता है, ये क्या हो गया आपको, इसके अंदर जो है किसान है, तो किसान पे अधिकार करता है, मजदूर पे अधिकार करता है। तो ये सब जगह पर अपना अधिकार करता है बारी बारी से। उसके बाद बताए थे, मतलब कि कृषि क्षेत्र, यहीं पर कुछ इस टाइप से आपको होगा, मतलब कि इसी क्षेत्र में हर गांव है तो हर जगह क्षेत्र रहेगा कृषि का, कृषि उत्पादन हेतु कुछ क्षेत्र है। तो इसी क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को उसके बाद अपने अधिकार में लेता है। कृषि क्षेत्र को अधिकार में लेने के बाद कहीं कहीं पे पर्वत है, कहीं कहीं पे पर्वत है। ये पर्वत पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों को रबर की खेती के लिए अधिकार में लेता है। जैसे ये पहाड़ी इलाके में रबर की खेती के अधिकार में लेता है, उनके बाद आपको बताए थे कि यहाँ पर जो है इस टाइप से नदी बहते हुए निकलती है, और इस टाइप से कोचिन चीन से होकर पानी में मिल जाती है समुद्र में। तो ये नदी का नाम है मेकांग नदी। क्या नाम है, मेकांग नदी। तो मेकांग नदी के पड़ोस में जो किनारे है वो घाटी है, तो उस घाटी का नाम है, इस नदी के घाटी, जिसका नाम है लाल घाटी।
तो इस घाटी को अपने अधिकार में लेता है। इस घाटी को अपने अधिकार में लेने के बाद जब नदी का बूढ़ा अवस्था आता है तो डेल्टा का निर्माण करती है कोई भी नदी। तो डेल्टा का जो यहाँ पर क्षेत्र था, डेल्टा का जो क्षेत्र था, तो इस क्षेत्र पे जाके अपना अधिकार कर लेता है डेल्टा पर। तो डेल्टा पे किसकी डेल्टा है? मेकांग नदी की डेल्टा है। इस पे जाके इस प्रकार से अपना शोषण करना प्रारंभ कर देता है। इतना ही नहीं, ये शोषण किया, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, शोषण करने के बाद इन्होंने काम क्या सब करेगा। सबको तो शोषण कर लिया, जो कृषि क्षेत्र था वहां पर भी शोषण किया, व्यापारिक केंद्र था वहां पर भी शोषण किया, बंदरगाह पर भी शोषण किया। तो अब उस पर काम क्या सब करेगा, शोषण किस प्रकार से करेगा, अपना अधिकार तो कर लिया। तो अब इन्होंने क्या किया, जो भी बंदर व्यापारिक केंद्र था टैक्स बढ़ा दिया। जैसे आप ही लोग देखे होंगे कि कोई लोग कहीं पे दुकान करते हैं तो उस क्षेत्र में उसे टैक्स लेते हैं, उस क्षेत्र में उसे कुछ रुपया टैक्स देना पड़ता है, या तो सरकार को टैक्स देगी या वहां के कुछ तहसीलदार होते हैं जो वहां पे टैक्स लेते हैं। इस प्रकार से। और अगला है कि बंदरगाह जो भी था तो वहां पर भी इन्होंने टैक्स लागू कर दिया, भारी टैक्स। बोला इन्होंने यहाँ जो है ना, इन्होंने बोला बंदरगाह पर कि जो व्यक्ति अपना जहाज लाएगा तो इतना रुपया देगा तब जहाज उतरने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये भी रोक दिया। उसके बाद गांव में गया तो बोला गांव में तुम लोग खेती करो, तुम लोग खेती करो। बोला ठीक है खेती करेंगे। किसानों को बोला तुम लोग को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लागू करते हैं, जितना भी किसान मजदूर था बोला तुम लोगों को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लागू करवा रहे हैं, इसके अनुसार काम करना पड़ेगा। तब मजदूरों और किसानों बोला अनुबंध एक तरफा व्यवस्था क्या होती है, एक तरफा व्यवस्था अनुबंध क्या होती है। इन्होंने कहा एक तरफा अनुबंध, अनुबंध। तो इसका सिंपल सा अर्थ हुआ, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट बनाया, बॉन्ड पेपर पे सिग्नेचर करवाया कि तुम लोग जो है ना मेरे अनुसार आके मतलब मेरे अंदर में काम करोगे, काम करने के बाद मेरा जितना मन है रुपया देने का देंगे, नहीं तो हम नहीं भी दे सकते हैं। ये अनुबंध हुआ। अब तुम लोग मतलब कि एग्रीमेंट में आ चुके हो, सबसे सिग्नेचर ले लिया, सबका फिंगरप्रिंट ले लिया। अब बोला जाओ काम करो। तो कुछ जो किसान थे उस किसान को इन्होंने क्या किया, जो भी किसान थे खेतों में कार्य करने के लिए लगा दिया, खेतों में कार्य करने के लिए लगा दिया। तो बाकी रहा मजदूर। तो मजदूर को बोला चलो तुम लोग को भी काम लगाते हैं। तो इन्होंने सोचा कृषि यहाँ पे काफी धान की खेती काफी अच्छा होती है, तो क्यों न धाने का उत्पादन किया जाए। तो इन्होंने चावल के उत्पादन हेतु इस सभी क्षेत्रों में नहर का विकास किया। चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए, उत्पादन तो होता ही रहता था, उत्पादन में वृद्धि यानी कि प्लस, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन्होंने जगह जगह पे नहर का विकास करवाया। कौन? फ्रांसीसियों ने। नहर का विकास करवाने के बाद इन्होंने क्या क्या बोला, मजदूर नहर का विकास करवाएंगे, सभी मजदूर जाके नहर को सफाई करो, नहर खोदो। ये हुआ मतलब उसका विकास। तो नहर को फैला दिया खेती करने के लिए। जैसे नहर का विकास हुआ तो अगला बात आती है, कुछ मजदूर और बच जा रहा है, बोला नहर का विकास हो गया तब क्या करेंगे। तो आप लोग KGF मूवी देखे होंगे, तो KGF मूवी में देखते हैं किस प्रकार से मजदूर को खदान में भेजा जाता है, सोना निकालता जो है मूवी में। उसी टाइप से यहाँ पर भी चीन के कुछ यहाँ पे पड़ोस में क्षेत्र थे सटे, यहाँ पर खनिज संसाधन काफी मात्रा में उपलब्ध था। जैसे टीन हो गया, जस्ता हो गया, उसके बाद टंगस्टन हो गया, ये सब मात्रा में कोयला हो गया, इस सब मात्रा में जो लोहा हो गया, ये सब मात्रा में यहाँ पे खनिज मौजूद था, खनिज संसाधन मौजूद था। यही खनिज संसाधन को निकालने के लिए, प्राप्त करने हेतु इन्होंने मजदूरों को खदान में भेज दिया, जाओ निकालो, कोयला निकालो, अनेक प्रकार के जो भी वस्तु है खनिज निकालो। ये जो है ना
जिस प्रकार से केजीएफ मूवी में खदान में भेजता है सोना निकालने के लिए, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने फ्रांसीसियों ने बाकी सभी मजदूरों को खदान में भेज देता है, जाओ कोयला निकालो, माइंस में काम करते रहो। तो इस प्रकार से इन्होंने शोषण करना शुरू किया। तो जैसे इतना घटना होती है तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर आसानी से खेती किया जा सकता है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर आसानी से खेती किया जा सकता है। तो इसी क्षेत्रों में इन्होंने देखा कुछ ऐसे भूमि है जो काफी दलदली है, काफी दलदली एरिया है, काफी दलदली भूमि है। तो इस भूमि पर जो है ना खेती किया जा सकता है। तो दलदली भूमि को सुधार किया, सुधार करने के बाद दलदली भूमि में भी खेती करवाना शुरू कर दिया। इसीलिए अब देखिए अगला और एक क्षेत्र था, मतलब कि इसी में जंगल था। तो अधिकतर जंगल था, तो बोला जंगल क्या करेगा इतना रह के, जंगल को कटाई करो, अधिकतर नहीं मतलब थोड़ा सा जंगल को काटो, काटने के बाद जो है ना यहाँ पे खेती होगा, कृषि करो, उत्पादन करो। तुम लोग को हम सिखा रहे हैं, सभ्य बनाने आए हैं, तुम लोग असभ्य, तुम लोग के पास जानकारी नहीं है, सब कुछ हम सिखाएंगे, कैसे लोग जीते हैं, कैसे जीवन शैली जीना चाहिए, किस प्रकार से लाइफ स्टाइल होना चाहिए इंसान का लाइफ स्टाइल। उसी टाइप से जंगल को काट के खेती करवाना शुरू कर दिया। जैसे जंगल को काट के खेती करवाना शुरू करता है तो इन्होंने होता है इंसान को कहा गया है कि उतना लोभ नहीं करना चाहिए। इन्होंने कृषि के लोभ में इतना शोषण कर रहा है, इतना शोषण कर रहा है, यहीं तक नहीं रुका, आगे इसका कहानी सुनिए। यहीं तक जो है ये नहीं रुका, इन्होंने क्या किया, जैसे जंगल पे खेती करवाया, खेती करवाने के बाद ये काफी शोषण करके कृषि उत्पादन करवा रहा है। एक समय आया जो एक ईस्वी था 1931। 1931 ईस्वी में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश को वियतनाम के नाम से लोग जानने लगे, जो कि उतना चावल उत्पादन यहाँ पे के लोग नहीं करते थे, जितना खाता था उतना उत्पादन करता था। फ्रांसीसियों ने आया तो अपने लिए उन लोगों ने काफी शोषण करके मजदूरों से खेती मतलब किसानों से खेती करवाया, कृषि करवाया। कृषि उत्पादन के बाद 1931 में दुनिया का तीसरा सबसे चावल उत्पादक देश के नाम से वियतनाम को जाना जाने लगा। ये उसकी कहानी थी। यहाँ तक इन्होंने शोषण किया और उतना ही नहीं, हर जगह मतलब कि रेल की जालें बिछाई। रेल की जालें बिछाने के बाद इन्होंने खास करके वियतनाम पे ध्यान दे रहा है। यहाँ से सिर्फ शोषण करके अनाज ले जा रहा है, मतलब टैक्स ले जा रहा है, लेकिन ध्यान वियतनाम पे दे रहा है। इधर भी कुछ कुछ दे रहा है कम मात्रा में, लेकिन प्रभाव इस एरिया में भी है, हर जगह प्रभाव है। तो अब इन्होंने क्या किया, मतलब कि अब बोला इतना शोषण किए, अगर थोड़ा सा भी इन लोगों को दिमाग में मतलब कि आंखों में धूल नहीं झोंकेगा, ये सब आंदोलन करना शुरू करें। क्योंकि आप लोग इससे पहले ही सुन रहे थे, पहला क्लास में सुन चुके थे कि मतलब कि अन्नाम के जनता ने पादरियों और व्यापारियों के खिलाफ 1862 में उग्र आंदोलन किया था। तो इसी प्रकार से शुरू से ही इसको ये देखने को मिला आंदोलन और कुछ झेलना पड़ रहा है। तो झेलने के बाद इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आगे जो है ना इसी क्षेत्र में हम जो है एक स्कूल का स्थापना करेंगे, पढ़ाई व्यवस्था, तुम लोग के बच्चों को हम शिक्षा देंगे, तुम लोगों के बच्चों को हम शिक्षा देंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक स्कूल खोला, एक ही नहीं जगह जगह पे स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद स्कूल में बोला कि शिक्षा का व्यवस्था मेरे अनुसार रहेगा। तो वहां पर हिंद चीन में सबको पता है कि आधा भारतीय सभ्यता के लोग रहते थे, आधा चीनी सभ्यता के लोग रहते थे। तो अब तो सब अपने अपने भाषा में पढ़ना पसंद करेगा। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों ने बोला जो भी मतलब चीन के भाषा जो यहाँ पे लोग इस क्षेत्र में मान लीजिए चीन की भाषा लोग बोले, चीनी भाषा इसे कहेंगे यहाँ का स्थानीय भाषा। यहाँ पर जो भारतीय सभ्यता है अपना भारतीय भाषा बोलेगा, इसी को कहेंगे स्थानीय भाषा। तो फ्रांस का स्थानीय भाषा को रद्द करके
फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दिया जाएगा। स्थानीय भाषा पर रोक लगा देता है। स्थानीय भाषा पर रोक लगाने के बाद फ्रांसीसी भाषा में इन्होंने शिक्षा देना प्रारंभ कर देता है। तो सब शिक्षा अध्ययन भी करता है अच्छा से, जितना भी छात्र छात्राएं थे तो वो सब अध्ययन करने लगता है। तो पढ़ाई अच्छा था। तो वहां पे होता था क्या, फ्रांसीसी को डर था, अगर इन लोग मान लो शिक्षा में अध्ययन करके अच्छा नौकरी करने लगेगा तो हम ही लोग को खदेड़ के भगा सकता है। तो इससे अच्छा है इसको शिक्षा में उलझा कर रखो, कभी इसको मौका देवे नहीं करना है। तो जैसे एग्जाम आया वर्ष का, मतलब वार्षिक एग्जाम होता है ना, तो वार्षिक एग्जाम हुआ। तो वार्षिक परीक्षा में इन्होंने क्या करता था, स्थानीय बच्चा जो भी था अधिकतर स्थानीय बच्चा को फेल कर देता था। अधिकतर स्थानीय बच्चा को फेल कर देता था। तो फेल किया करेगा तो अब किसी को कारण पता नहीं चलता था। जो फ्रांस के इसी में बच्चा थे, इसी में जो फ्रांस का बच्चा था, जो कॉपी में अगर कुछ नहीं लिखल है ना तो कोई बात नहीं, चलो तुम पास है। तो अब इनको पास करके, पास लिख कर बोला चलो तुम्हारा मतलब पढ़ाई कंप्लीट हो गया, इसको जॉब मिल जाता था। लेकिन इसको फेल कर देगा तो जॉब नहीं मिलता था। जॉब के लिए भी एग्जाम देगा, जिसका गलती से मान लीजिए मैट्रिक तक पास कर लिया, अगला जॉब के लिए एग्जाम देगा उसमें फेल कर देता था, जॉब में आने का मौका नहीं दिया गया। तो अब यहाँ पर फ्रांसीसी बच्चा क्या फ्रांस से पढ़ने आएगा? नहीं। कुछ व्यापारी और पादरी जो यहाँ पर आए थे, तो अधिकतर लोग यहाँ की लड़कियों से शादी कर चुका था। शादी करने के बाद यहीं पे अपना घर बसा लिए, बस गए फ्रांस में, सॉरी वियतनाम और हिंद चीन में, पूरा हिंद चीन में आके बस गए। जैसे ये बस गए तो बसने वाले जो भी फ्रांसीसी आके यहाँ पे बसे हैं, तो सभी हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा गया। जो भी फ्रांसीसी यहाँ पे आके बसा था उसको कोलोन कहा गया। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बोल देगा हिंद चीन में या वियतनाम में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा गया? कोलोन कहा गया। तो इतना ही नहीं, ये सब तो स्कूल की व्यवस्था तो पता चले गया। तो स्कूल की व्यवस्था के बाद इन लोगों ने क्या किया, जितना भी कोलोन थे वियतनाम में, हिंद चीन में, इन लोगों ने स्थानीय लोगों के घर से, इन लोगों का घर जो है ना, स्थानीय लोगों के घर से अलग रहता था। ये गांव है तो इस एरिया में स्थानीय लोग रह रहे हैं, इस एरिया में स्थानीय लोग, तो फ्रांसीसी जाके इस एरिया में अपना घर बनाते थे, अपना मतलब कि कंपार्टमेंट बनाते थे। उसके बाद अपार्टमेंट बनाते, उसके बाद इन्होंने इसी एरिया में अलग से रेस्टोरेंट खोलते थे। यहाँ पर स्थानीय लोग का रेस्टोरेंट है, तो ये आके अलग क्षेत्र में अपना रेस्टोरेंट खोलते थे और बोर्ड पे लगाते थे, मतलब कि वियतनामी एंड डॉग्स आर नॉट अलाउ। जैसे इंग्लैंड भारत में आया तो रेस्टोरेंट खोला, अपना मतलब कि रह रहा था जहाँ पे, तो वहां पे बोर्ड पे सीधा लगा देता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउ, मतलब कुत्ते और भारतीयों को मतलब कि यहाँ पर प्रवेश नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से फ्रांसीसियों ने अपना अलग क्षेत्र बसाकर रह रहा था, वहां पर इस सब को अलाउ नहीं था, जा सकता है, ठीक है, उसके साइड भटकने भी नहीं दिया जाता था। ये स्थिति था वियतनाम और चीन का, इन चीन का। तो अब यहाँ पर देखिए इन्होंने ये सब कहानी किया, ठीक है, ये सब चीज हुआ, इतना शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है। एक स्कूल का ही घटना है, स्कूल जो खोला है इसी का एक घटना है कि स्कूल में एक लड़की आई पढ़ने, स्थानीय लड़की आई स्कूल में पढ़ने। तो ये लड़की जैसे स्कूल में पढ़ने आती है तो इन्होंने क्या की, अगला बेंच पे जाके बैठ गए। उसमें भी एक साइड जो है, इस साइड फ्रांस की लड़की बैठी थी, यहाँ पर ये खुद जाके बैठ गए। तो टीचर बोले ए लड़की जाके तुम क्लास के पीछे बैठो। क्लास में
सबसे लास्ट बेंच पे जाकर बैठो। तो यहाँ पर इनको उठाकर बैठने के लिए बोला गया। तो लड़की बोला हम पहले आए हैं तो हम आगे में क्यों नहीं बैठेंगे, आगे में तो सीट खाली है। तो बोला सीट खाली रहे कुछ छोड़े है, तुम लोग स्थानीय बच्चे हो, जाके पीछे बैठो, सिर्फ अगला स्पेशल करके फ्रांसीसी बच्चों के लिए सीट है, ठीक है। तो अब बोला ये लड़की क्या की, क्लास से उठ के जाके स्कूल प्रिंसिपल के पास पहुंची। जो यहाँ के प्रिंसिपल सर थे, प्रिंसिपल सर के पास पहुंची, इन्होंने उन्हें शिकायत की, कंप्लेंट की। कंप्लेंट जैसे कि वहां पर इसको इग्नोर कर दिया जाता है, बोलता ठीक है हम उसको देखते हैं, लेकिन इग्नोर करके उसको बोलता कोई बात नहीं, जाके पीछे पीछे बैठो, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। इसी मतलब कि इसी कारणवश ये लड़की क्या की, लड़कों के साथ मिल गई। स्थानीय छात्र छात्रा सब एक साथ मिल गए, मिलकर पहली बार वियतनाम राष्ट्रवाद पार्टी के स्थापना किया। पहली बार वियतनाम राष्ट्रवादी पार्टी का स्थापना किया। ये था आपका मतलब कि ये टॉपिक, उपनिवेश स्थापित करने का उद्देश्य और इसका शोषण। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो इन्होंने पहली बार वियतनाम में छात्र छात्राओं के द्वारा मतलब कि राष्ट्रवाद की भावना को विकास करने के लिए सोचा गया, वियतनाम राष्ट्रवादी संगठन का स्थापना किया गया, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। अगला टॉपिक आपका शुरू होता है हिंद चीन में। हिंद चीन में अगला टॉपिक का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास। इतना शोषण हो रहा है तो जनता का क्या रिएक्शन होगा, आप सोच सकते हैं। जब आप ही स्कूल में पढ़ने जाइएगा, आपके स्कूल में पता चला कि आपको कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आप जो कोई क्वेश्चन करते हैं टीचर पीट रहा है, कोई भी छात्र है तो वहां पे छात्रों का क्या रिएक्शन रहेगा, वो क्या रिएक्ट करेगा। इसी प्रकार से हिंद चीन पे शोषण कितना हो रहा है फ्रांसीसियों के द्वारा, लेकिन क्या आपको लगता है कि हिंद चीन वासियों चुपचाप शांत से होकर सुनता होगा? लगता है नहीं। देखिए यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हमको उम्मीद नहीं कि किसी को दिक्कत होता है। तो चलिए अगला टॉपिक है हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास। तो ये अगली क्लास में पढ़ेंगे काफी अच्छा से। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।